संघर्ष ही जीवन का सार है। इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल। असली अर्थ इसका क्या है? यह है जीवन में आने वाली मुश्किलें, असफलताएं, इंतजार और लगातार प्रयास ही हमें उस स्तर तक पहुंचाते हैं जहां सफलता को संभालने की क्षमता पैदा होती है। आसान भाषा में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी के अंदर दबना पड़ता है। उसे अंधेरे से निकलकर मिट्टी को चीर कर बाहर निकलना पड़ता है। फिर धूप, बारिश, हवा सबका सामना करके पलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अगर वह संघर्ष ना करे तो वह कभी विशाल पेड़ नहीं बन पाएगा। तो हेलो गाइस, तो वेलकम टू अवर चैनल। I hope you are doing well. So ladies and gentlemen, today we are going to cover a very important and trending topic. Amend national-wide black as the union government is set to refer the FCRA Amendment Bill 2026 to a joint parliamentary committee. ये समझेंगे हम। ओके, तो अच्छा सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो तमिलनाडु विधानसभा ने इसके खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया और मिजोरम की सड़क पर हजारों लोग उतर आए। और सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा ये, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी जीएस पेपर 2 का जो गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें हमारे लिए क्या काम है कि सब कुछ डिटेल में समझेंगे, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री हो, मतलब जो एफसीआर है उसकी हिस्ट्री देखेंगे, एसेट्स देखेंगे, ट्रांसफर क्लॉजेस, और जो जेपीएससी बने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पावर तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा कल का भी क्वेश्चन था, जो हमने कल डिस्कस किया था। आज उसका रिवीजन करते हैं और आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। देखिए, मैं अभी न्यू हूं और नई नई चीजें स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं। आपके कमेंट से, आपके जो सुझाव आते हैं उनसे मैं सीख रहा हूं। तो चलिए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। तो धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, पीएमएलए के तहत अपराधों की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई मुख्य नोडल एजेंसी है। इसके तहत कुर्क मतलब अटैच की गई संपत्ति को अंतिम रूप से जब्त करने की शक्ति केवल विशेष अदालत के पास होती है। तो अब बताना है आपको राइट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए, उसके बाद इसका राइट आंसर मैं बताता हूं। बताओ क्या होगा। ऑप्शन देख लो, केवल एक या फिर केवल दो, या एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला सही है, पहला सही हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब पीएमएल के तहत अपराधों की जांच करने के लिए सीबीआई इसका नोडल एजेंसी होती है। तो बताइए, और इसका दूसरा वाला सही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। देखिए यहाँ पर पहला जो है वो बताइए ठीक है नहीं है। सीबीआई क्या सही है, मुख्य जांच नोडल एजेंसी है ना, सही है। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, ये गलत है, ईडी होता है। ठीक है, इसका होता है ईडी, इसको बोलते हैं, ये जो एजेंसी है प्रवर्तन निदेशालय, मतलब ईडी। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके तहत जो कुर्क अटैच की गई संपत्ति को अंतिम रूप से जब्त करने की शक्ति केवल अदालत के पास है। ठीक है, अदालत तो है ही, बिल्कुल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। ठीक है, चलिए, तो आज की जो न्यूज है इंदु ने बहुत अच्छे फ्रंट पेज पर छापा है। एम बैकलेस गवर्नमेंट टू रेफर एफसीआरए बिल टू जेपीसी। तो हम ये सारी चीजें समझेंगे और देखते हैं, तमिलनाडु को भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा थंबनेल रहेगा। आप बताइए कि क्या और क्या मैं इसको अमेंड कर सकता हूँ। तो क्या झुक सकती है सरकार? एफसीआरए तमिलनाडु और मिजोरम में भारी विरोध, है ना,
जेपीसी जांच शुरू करेगी। और ये है हमारा आज का न्यूज। एफसीआरए बिल 2026 पर बवाल, सरकार जेपीसी को भेजेगी। अच्छा, क्या है खबर? तो खबर देख लेते हैं हम। केंद्र सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 यानी एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजने पर सहमति के संकेत दिए हैं। यह बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश हुआ था, मतलब पेश किया गया था। इसका उद्देश्य था विदेशी चंदे योगदान से जुड़े नियमों को और मजबूत करना। लेकिन विवाद मुख्य रूप से इस बात पर है कि अगर किसी एनजीओ, चैरिटी, धार्मिक या सार्वजनिक संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो उसके विदेशी धन से बने एसेट्स जैसे जमीन, भवन, स्कूल, अस्पताल आदि का क्या होगा? तो प्रस्तावित बिल में डिजाइनेटेड अथॉरिटी की व्यवस्था की गई है जो ऐसी स्थिति में एसेट्स और फॉरेन कंट्रीब्यूशन को अपने नियंत्रण में ले सकती है। यही बात अपोजिशन, कुछ राज्य सरकारों, एनजीओज और चर्च संस्थाओं की चिंता का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने लिया, फॉरेन से कुछ पैसा आया, फंडिंग आई, और वो आके क्या हो गया, उनका वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद उनकी संपत्ति क्या हुआ कि सरकार जब्त कर लेगी। तो यही डर लगा हुआ है। चलिए मान लीजिए एक एनजीओ है, एनजीओ को विदेशी पैसा मिला और उसने उससे एक स्कूल या अस्पताल बना लिया। ठीक है, एनजीओ था कोई, है ना, एक एनजीओ है, एनजीओ को पैसा मिला और पैसा फॉरेन से मिला, विदेश से मिला, उसने उसका स्कूल बना लिया या फिर कोई अस्पताल बना दिया। अब कुछ साल बाद क्या होता है, एफसीआरए रेगुलेशन कैंसिल हो गया। अब जो एफसीआरए रेगुलेशन जो था वो कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, सरेंडर कर दिया गया। ठीक है, रिन्यूअल नहीं हुआ या फिर रिन्यूअल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो सवाल पैदा होता है, उस विदेशी पैसे से बने स्कूल अस्पताल का मालिक कौन रहेगा? यही 2026 के एफसीआरए अमेंडमेंट बिल का सबसे बड़ा विवाद है। ओके, यही तो विवाद है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्थिति में एसेट्स डिजाइनेटेड अथॉरिटी ने वेस्ट हो सकते हैं। पहले यह व्यवस्था प्रोविजनल हो सकती है। यदि निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन बहाल रिन्यू नहीं होता है तो एसेट्स परमानेंट रूप से वेस्ट हो सकते हैं। अच्छा, एफसीआरए बिल 2026 पर सरकार बैकफुट पर है ना। तमिलनाडु और मिजोरम में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। और देखिए, और परमानेंट वेस्टिंग के बाद एसेट को केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार, सरकारी अथॉरिटी या एजेंसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है या कुछ परिस्थितियों में डिस्पोज सेल किया जा सकता है। बिक्री से प्राप्त राशि और अनयूज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जमा करने का प्रस्ताव, जो प्रावधान है वो प्रस्तावित है। अच्छा, तमिलनाडु देखते हैं, तमिलनाडु में क्या हुआ है। तमिलनाडु में जो है विवाद क्या हो रहा है, तमिलनाडु में ऐसा क्या हो रहा है कि तमिलनाडु भी इसके दौड़ में आगे आ चुका है। तो देखिए क्या होता है कि 11 अगस्त 2026 को तमिलनाडु असेंबली ने सर्वसम्मति से केंद्र से एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को उनके वर्तमान रूप में वापस लेने की मांग की। तमिलनाडु की चिंता मुख्य रूप से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑटोनॉमी एसेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। असेंबली ने कहा कि कानून में बदलाव करते समय जो नेचुरल जस्टिस है और प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी है, मतलब राइट है, प्रॉपर्टी राइट है, और लेजिटिमेट एक्सपेंडेशन और फेडरलिज्म जैसे सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये आप हमारा प्यारा भारत है। प्यारे भारत में इधर दिखाई देगा आपको पूरब वाले तट पर आपको दिखाई देगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु यह भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, समझ लेते हैं, चलो अच्छे से हो जाए, तो नहीं हो रहा है। तो राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई,
स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल इसका है ना 13,58,वर्ग किलोमीटर है लगभग में। जनसंख्या है यहाँ की लगभग 7 करोड़ 21 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। राजभाषा यहाँ की तमिल है। राज्यपाल RM रवि हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सॉरी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जोसेफ। ठीक है, अब ये दोनों देख लेना, ये थोड़ा पुराना डाटा। ठीक है, तो कौन है, विजय थलापति भी बोलते हैं उनको। और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं 334 है और लोकसभा सीटें हैं 39। भौगोलिक परिस्थिति भी यहाँ पर है, जैसे आप देखेंगे यह है भारत के दक्षिणी भाग में, मतलब साउथ में है। जैसे ये भारत है, ये साउथ में है और इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश है, पश्चिम में कर्नाटक है, उत्तर पश्चिम में इसके केरल मिलेगा, पूर्व दक्षिण में इसके बंगाल की खाड़ी मिलेगी और दक्षिण दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर मिलेगा। अब प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। भारत के सबसे अधिक शहरीकरण वाले राज्यों में से एक तमिलनाडु है। ऑटोमोबाइल, IT और टेक्सटाइल उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृत, मंदिर, संगीत और नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है यहाँ का, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। तो हमने समझा अच्छे से तमिलनाडु को। ठीक, चलो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो, ये आपको तमिलनाडु का मैप दिखाई देगा। अब इसको हम मैपिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको तमिलनाडु पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, ये तमिलनाडु है। तो इधर देखिए आंध्र प्रदेश दिखाई देगा, ओके, उत्तर में। और इधर आपको दिखाई देगा कर्नाटक, ये आपको केरल दिखाई दे रहा है, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो कितने राज्यों से जो तमिलनाडु कितने राज्यों से सीमा लगाता है, 3 राज्यों से सीमा लगाता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से। और कितने समुद्रों से रेखा लगाता है ये, एक तो हिंद महासागर में और एक बंगाल की खाड़ी से ये सीमा लगाता है अपनी। अच्छा, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल देख लो, जैसे कि मरीना बीच दिखेगा यहाँ पर, है ना, बृहदेश्वर मंदिर दिखेगा, तंजौर का मीनाक्षी मंदिर दिखेगा, मदुरई, है ना, और यहाँ पर ऊटी दिखेगी नीलगिरी में, नीलगिरी, और यहाँ पर कन्याकुमारी भी कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, अब यूपीएससी देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये अलग से लिखा है कि यहाँ पर जो है ना, हमें FCRA पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो FCRA पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसको आप ना भी याद करें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं चलेगा, लेकिन आपको पढ़ना क्या है। देखिए, जो वनडे एग्जाम वाले हैं या स्टेट PCS वाले हैं, स्टेट PSC वाले हैं, वो तो आप इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, ओके। लेकिन यूपीएससी को इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी का क्वेश्चन ही अलग टाइप का बनेगा, FCRA नहीं बनेगा। यहाँ पर बनेगा नेचुरल जस्टिस क्या है, और नेचुरल जस्टिस आप ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी ये देखेंगे आप, प्रॉपर्टी राइट्स आपको देखना पड़ेगा, फेडरलिज्म देखना पड़ेगा, तब आप पे यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा। ये 4 कीवर्ड्स बनेंगे, मेंस में बहुत काम आएंगे आपके। अब देखिए मिजोरम में विरोध क्यों हो रहा है, तमिलनाडु में हमने देख लिया, अब मिजोरम देखते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। जैसे मिजोरम भारत की तीन क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट्स में से एक है, ओके। वहां FCRA बिल को लेकर चिंता ज्यादा दिखाई दी। अब इसमें क्या होगा, जो आइजोल है, आइजोल में काउंसिल ऑफ चर्चिस ने मिजोरम के नेतृत्व में अलग अलग क्रिश्चियन जो डेनोमिनेशन के लोगों ने यहाँ पर रैली निकाली, मतलब हजारों लोग सड़कों पर आ गए, है ना। हजारों लोग जब सड़कों पर आ गए तो इसका विरोध दिखाई दिया कि बहुत बुरी तरह विरोध हुआ। फिर मिजोरम में विरोध करने के लिए सॉरी देखो, हाँ, विरोध करने वालों की मुख्य चिंता यह है कि अगर किसी चर्च या NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया तो विदेशी कंट्रीब्यूशन से जुड़े, चाहे वो लैंड उन्होंने खरीदो, कोई जमीन खरीदी हो, कोई बिल्डिंग बनाई हो, उस पैसे से, है ना, फंड्स इकट्ठा किया हो, ओके, या अदर जो एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, वो हों, तो उन पर क्या होगा, डिजाइनेटेड अथॉरिटी का कंट्रोल आ सकता है। हालांकि बिल में यह भी प्रस्तावित है कि यदि एसेट्स प्लेस और वर्शिप हैं तो उसके जो रिलीजियस करेक्टर को बनाए रखा जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं मिजोरम को पहले मैप में देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, हम वैसे इसको पढ़ लेंगे। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा, मिजोरम नीचे की तरफ, और है ना, यहाँ पर देखिए जो
सारे स्टेट है ना, जैसे ये यहाँ पर हम सारे स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट देख लेते हैं, है ना, पूर्वोत्तर के भारत के। यहाँ पर दिखाई देगा असम, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, के नीचे मणिपुर, के नीचे मिजोरम, मिजोरम से लगा हुआ त्रिपुरा, तो ये है मेघालय। ओके, ये सारे के सारे स्टेट आपको याद रखने हैं। एक बार और देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे नागालैंड, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश। एक कोई व्यक्ति है अरुण, अरुण नाम का व्यक्ति है, उसके पास नाग है, तो नाग की क्या होती है, मड़ी होती है। क्या होती है, मड़ी होती है। मड़ी, मड़ी मिली तो उसको मजे आ गए, मिजोरम, और वो तीनों तरफ घूमने लगा भैया, तीनों तरफ घूम रहा है वो, है ना, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के ऊपर क्या आ गया, मेघालय, है ना। जब तीनों तरफ घूमेगा तो उसके ऊपर क्या होंगे, मेघ आएंगे, और ये वो भैया आसमान में चला जाएगा। ये हो गया असम। उसके बाद हम इधर देख लेते हैं मिजोरम में। भारत, मिजोरम भारत का एक राज्य है। मिजोरम क्या है, भारत का एक राज्य है। और ये मिजोरम जो है भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। एक सुंदर और पहाड़ी राज्य है। वह अपनी हरियाली, जनजातीय संस्कृति की शांति के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, ये है ना, यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है, आइजोल, और इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 21,081 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या यहाँ पर लगभग 10 लाख, लगभग 11 लाख है। और भाषा है मिजो या अंग्रेजी यहाँ पर, है ना। विधानसभा सीटें हैं 40, लोकसभा सीटें हैं 1। मिजोरम पूर्वोत्तर में है। हाँ चलो अब रहने देते हैं बाकी हम। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको मैप में देखते हैं। मैप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको आपको दिखाई दे रहा है मिजोरम का मैप। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जिले दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए असम से लगा हुआ है, असम हमने देखा, ये असम है, ठीक है। मिजोरम ऊपर असम से लगा हुआ है। इधर त्रिपुरा दिखाई देगा, ये देखिए त्रिपुरा है, त्रिपुरा से लगा हुआ है। और उसके बाद ये बांग्लादेश है ना, दूसरा देश इधर आ गया, बांग्लादेश है। और उसके बाद इधर दिखाई देगा म्यांमार, इधर आपको म्यांमार दिखाई देगा, यहाँ पर म्यांमार दिखाई देगा। तो आपको दिखाई दिया ये किस किस से लगा हुआ है मिजोरम, ऊपर यहाँ पर असम से, और त्रिपुरा से, और बांग्लादेश से, और मिजोरम से। 2 इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है। अब यहाँ के कुछ देख लेते हैं हम, ये देख लेते हैं प्रमुख पहाड़ियां। तो असम की प्रमुख पहाड़ियां हैं, जिसमें आपको दिखाई देगी, ये देखिए, हाँ सॉरी, नदियां देखते हैं ना, पहले नदियां देख लेते हैं। तिरा पहली है, तिरा। उसके बाद ऐसे देख लेते हैं जूम करके ना, दुरेल नदी दिखाई देगी, यहाँ पर हलुंग नदी दिखाई देगी, तलांगनु नदी दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर पहाड़ियां हैं, लुसाई पहाड़ियां यहाँ मिलेगी, ब्लू माउंटेन यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा फावंगपुई दिखाई देगा, है ना, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल देख लो, ये यहाँ पर दिखाई देते हैं। फांगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है ये। सोलोमन का मंदिर दिखाई देगा, है ना, जो चंपाई है ना। बांता बनता बांग जलप्रपात दिखाई देगा यहाँ पर। और आपको दिखाई देगा आइजोल ब्लू पॉइंट, है ना। ये सारी देखो, यहाँ पर ये फॉल्स दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो ये, चलिए अब देखते हैं मिजोरम समझ लिया। अब सरकार का तर्क देखते हैं। अब सरकार भी तो इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी साइड भी समझते हैं कि सरकार का बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि फॉरेन फंडिंग को अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं छोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन फंड का इस्तेमाल भारत की नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है, तो इसलिए सरकार डरी हुई है। अच्छा, गृह मंत्रालय के अनुसार एफसीआरए का उद्देश्य फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना और यह सुनिश्चित करना है कि उसका उपयोग नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध न हो। यानी सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट है फॉरेन मनी आए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ, है ना। पैसा तो आए विदेशों से, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए किसी ना किसी की। अच्छा, अपोजिशन भी आ गया इसमें। अपोजिशन की सबसे बड़ी आपत्ति क्या है कि अपोजिशन और आलोचकों की चिंता कुछ और है। जैसे कि उसका सवाल है उनका अपोजिशन का, अगर सरकार रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करती है तो एनजीओ के एसेट्स भी सरकार के नियंत्रण में क्यों चले जाएं। और इससे भी बड़ा सवाल है, क्या संस्था को पर्याप्त हायरिंग और अपील का अवसर मिलेगा, पहला।
और पीआरएस के एनालिसिस के अनुसार बिल में एफसीआरए रिन्यूएबल डेनी होने पर एसेट्स बेट्स होने की स्थिति बन सकती है। लेकिन ऐसे नॉन रिन्यूएबल के खिलाफ अगर अलग अपील या फिर मैकेनिज्म और रिन्यूएबल डेनाइल से पहले सुनवाई का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यहीं से नेशनल जस्टिस का मुद्दा आता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट है एफसीआरए क्या है, इसका स्टैटिक देखते हैं। एफसीआरए की पहला फुल फॉर्म देखते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है ये। अच्छा, करंट प्रिंसिपल लॉ है ना, एफसीआरए एक्ट 2010 का है। इन्फोर्समेंट कब हुआ? 1 मई 2011 को ये लागू हुआ था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? एफसीआरए का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना और यह सुनिश्चित करना कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का उपयोग नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध न हो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? मुख्यतः ऐसा हो सकता है, करेंसी हो सकता है। अच्छा, फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती हैं, कुछ स्पेसिफाइड आर्टिकल्स हो सकते हैं, कंट्रीब्यूशंस हो सकते हैं। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्टेंस और अंटिलाइजेशन को रेगुलेट करता है। अच्छा, एफसीआरए का इतिहास देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1969 में पार्लियामेंट में फॉरेन फंडिंग और फॉरेन इन्फ्लुएंस को लेकर कंसर्न सामने आने लगे थे। 1969 की बात हो रही है, बहुत पुरानी बात है। 1976 में क्या होता? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया 1976 का, इमरजेंसी के दौरान लागू हुआ। इसका उद्देश्य फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को रेगुलेट करना था। अच्छा, 2010 में फिर न्यूज आती है 2010 की। अच्छा, 2010 में क्या होता है? नया एफसीआरए एक्ट 2010 आया और पुराने 1976 वाले को, ठीक है, 1976 जो है 1976 जो पुराना था 1976 का एक्ट को क्या करा? रिप्लेस किया गया। इसमें रजिस्ट्रेशन को 5 वर्ष वैलिडिटी वाला बनाया गया, 5 वर्ष की वैलिडिटी दे दी गई। अच्छा, 2016 में क्या हुआ? एफसीआरए में फिर से संशोधन हुआ, अमेंड हुआ। फिर उसके बाद 2018 में एफसीआरए में फिर अमेंड हुआ। 2020 में क्या हुआ था है? 2020 में महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ था जिसको कहते हैं फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन और सिक्योरिटी मजबूत। एसबीआई न्यू दिल्ली में एफसीआरए अकाउंट व्यवस्था हुई। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर लिमिट लगा दी गई और फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। 2026 का अभी विवाद चल रहा है। 2026 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 आया है। यह आया था 25 मार्च 2026 को लोकसभा में और इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जेपीसी क्या है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। इसका जो गठन किसी स्पेसिफाई मैटर या बिल की डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। जेपीसी क्या करती है? अब जेपीसी करती क्या है? बिल की डिटेल जो जो होता है ना, सेक्रेटरी होती है, वो करती है। विभिन्न जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनसे इनपुट लेती है। क्लॉजिस मतलब बहुत गहराई से क्या करती है? एग्जामिनेशन करती है उसका। एविडेंस और रिप्रेजेंटेशन पर विचार करती है। रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को देना इसका काम होता है। अमेंडमेंट्स की रिकमेंडेशन देना होता है। उसके बाद डिजिटल संसद के अनुसार सेलेक्ट जॉइंट पार्लियामेंट जो कमेटी होती है, कमिटीज ऑन बिल्स संबंधित हाउसेस द्वारा मोशन एडॉप्ट किए जाने पर गठित होती है और बिल पर कंसीडरेशन रिपोर्ट करती है। अच्छा, जेपीसी क्या है? ये देखो, याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जेपीसी जांच की समीक्षा होती है। जेपीसी सुप्रीम कोर्ट के बराबर पावर रखती है। गलत हो गया, जेपीसी जांच करती है। जेपीसी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसके बराबर पावर नहीं होती है। जेपीसी पूरी गवर्नमेंट नहीं होती है। जेपीसी फाइनल लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती है।
एफसीआरए कौन एडमिनिस्टर करता है? तो एफसीआरए को कौन देखता है, किसके अंडर में आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो फॉरेन डिवीजन है वो देखता है। एफसीआरए फ्रेमवर्क फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है। एमएचए का कहना है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध एक्टिविटीज में इस्तेमाल न हो। अब ये देखिए, अब 10 स्टैटिक और देख लेते हैं, बस खत्म करते हैं इसको, है ना। इसका एफसीआरए का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। वर्तमान मूल कानून क्या है? एफसीआरए 2010। एफसीआरए एडमिनिस्ट्रेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहला एफसीआरए 1900 कब आया? 1976 में आया। एफसीआरए 2010 लागू हुआ 1 मई 2011 को। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी 5 वर्ष कर दी गई थी। 2026 बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 25 मार्च 2026 को। बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, है ना। प्रपोज्ड न्यू अथॉरिटी डिजिग्नेटेड अथॉरिटी, और फिर उसके बाद जेपीसी में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर भी बताऊंगा मैं यहाँ पर ही। चलिए देखिए, आपने अच्छे से पढ़ा तो आप सारे क्वेश्चनों का आप आंसर दे दोगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। यह फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। यह एफसीआरए सर्टिफिकेशन के जो सक्सेशन की कुछ परिस्थितियों में एसेट्स के वेस्टिंग के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की व्यवस्था करता है। बिल के अनुसार प्लेस ऑफ वर्शिप में धार्मिक चरित्र को बनाए रखने की कोई विशेष शर्त नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि बिल में एफसीआरए वायलेशन के लिए मैक्सिमम इम्प्रेशनमेंट को 10 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है। तो इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ बताओ। पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है, चौथा सही है। यहाँ पर देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस करेक्टर को बनाए रखने की शर्त प्रस्तावित है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हो सकते हैं। दूसरा है, यह किसी बिल की विस्तृत एग्जामिनेशन के लिए गठित की जा सकती है। जेपीसी की रिकमेंडेशन स्वतः कानून बन जाती है। ठीक है। जेसीपी का गठन संबंधित हाउस द्वारा बनाए गए मोशन के माध्यम से किया जाता है। तो पहला देखिए, पहला सही है। अब इसमें देख लेते हैं, हाँ इसमें गलत चुनते हैं ना, कानून, तो तीसरा वाला गलत है। हम इसको तीसरे वाले को यहाँ से हटा देते हैं। तीसरा जिसमें है हटा देते हैं। देखिए, तीसरा इसमें है, तीसरा इसमें है, और देखिए चौथा तो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेसीपी बिल, जेपीसी बिल की सिक्योरिटी और रिपोर्ट का काम करती है, उसकी रिकमेंडेशन अपने आप कानून नहीं बनती है। तीसरा क्वेश्चन है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। एफसीआरए का प्रशासन वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा किया जाता है। एफसीआरए के तहत पंजीकृत प्रत्येक संस्था के लिए विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली का मुख्य शाखा में खाता होना अनिवार्य है। वर्ष 2020 के संशोधन के अनुसार एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ अपनी विदेशी फंडिंग किसी अन्य एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर केवल 2, एसबीआई में खाता होना चाहिए, बाकी हमने ये पढ़ाई नहीं। चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। जेपीसी की स्थायी संसदीय समिति स्टैंडिंग कमेटी है जिसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। जेपीसी के सदस्यों में केवल लोकसभा के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। गलत है। जेपीसी का गठन किसी विशेष विधेयक या विशेष
पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। जेपीसी द्वारा दिए गए सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, है ना। ये जेसीपी एक स्थायी नहीं है, ये बन के अपने काम खत्म करके इसको खत्म कर दिया जाता है। सी सही है। देखिए, जेपीसी एक एडहोक अस्थायी समिति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और इनकी सिफारिशें परामर्शदात्री एडवाइजरी होती है, बाध्यकारी नहीं। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है आज का। तो मेंस का गैर सरकारी संगठन एनजीओ की विदेशी फंडिंग का विनियमन एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ यह नागरिक समाज सिविल सोसाइटी के विकास को प्रभावित कर सकता है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 के हालिया विवाद के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण क्रिटिकल एनालाइज कीजिए। मतलब 250 शब्दों में इसको करना है। चलो इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है। रेगुलेशन ऑफ foreign funding of non-governmental organization NGOs is essential to ensure national security on the one hand, while on the other hand it can affect the development of civil security. Critically analyze the statement in the context of recent controversy over the FCRA Amendment Bill 2026। तो 250 शब्दों में आपको बताना है और काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, बहुत बड़ा हो गया आज का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप मुझे सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करेंगे और ठीक है, मुझे सुझाव देंगे, मुझे बताएंगे कि मैं इसमें क्या और ऐड कर सकता हूँ, क्या चीज़ हटा सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।